अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बारीक सी चूंटी को भी जानते हैं जो एक अंधेरे में पत्थर के नीचे होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शायद यही वक़्त लिखा था, हम कहते हैं कि इतना लेट हो गया है, अब हम अपने बच्चों को कैसे ठीक करें? आपने अपनी हिस्से की वो जिद्दोजहद, वो अपनी कोशिशें स्टार्ट कर देनी है, जो जिनके ऊपर आपसे जवाब लिया जाएगा, जिनके लिए आप अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हैं। तो आपका बच्चा जो है वो आपके अल्फाज़ को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि आपका बच्चा आपकी पॉज़िटिव, नेगेटिव एनर्जीज़ को, आपके इमोशनल पैटर्न्स को, एवरी सिंगल थिंग योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू एब्ज़ॉर्ब। कौन-सी इमोशंस होती हैं जो आप बोलते नहीं हैं लेकिन दिख रही होती हैं उनको? एंगर, एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, गिल्ट, क्योस, कामनेस, कंपैशन, अफेक्शन। और बच्चा देख रहा होता है हाउ काम यू आर इन हार्डेस्ट सिचुएशन और हाउ chaotic यू आर इन सच नॉर्मल सिचुएशन। आप गलत का साथ दे रही हैं खामोश रहकर, तो वो सब्र नहीं है और वो बर्दाश्त भी नहीं है। अब आपको पता चल रहा है कि वो डेफिनेशंस रॉन्ग थी और राइट डेफिनेशंस ये हैं। और जब आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगी, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगी, एक जबरदस्त सा बैकलैश आएगा आपके सामने, आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से और आपके बच्चों की तरफ से भी, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ से भी। क्या आप अपने आप को रेडी कर रही हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए? पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना डैमेज किया? थिंक अबाउट इट। पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना बेनिफिट किया? प्लीज़ थिंक अबाउट इट। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? फ्यूचर क्रिमिनल्स, गॉड फॉरबिड, फ्यूचर क्रिमिनल्स, सोशल एनिमल, फ्यूचर क्रिमिनल। कि इन ट्रिगर्स के ऊपर मैं भड़क जाती हूँ, मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इनसाइड माय ब्रेन? व्हाट पैटर्न डू आई वांट टू चेंज इन माय सेल्फ फॉर माय चाइल्ड? मैं तो सारी कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा और ये क्यों नहीं हो पा रहा? मैं तो हर वक़्त ये सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती। व्हाई एम आई नॉट करेक्टिंग माय सेल्फ? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। आज हमारी वर्कशॉप का पहला दिन है और हमारी वर्कशॉप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, जैसे कि हम सब जानते हैं। और आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये डिले ही होती जा रही थी। और अभी भी आप यकीन करें कि मैं इसके ऊपर जो है वो काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी कि मैं इसको लिंक को शेयर करूं, जनरेट करूं, बट हो नहीं पा रहा था क्योंकि इंटरनेट इशू हो रहा था, वीक सिग्नल्स का भी इशू था। समटाइम्स ऐसा होता है। और मोस्ट प्रॉबेबली हम सब ने नोटिस किया होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का के रास्ते में कोई काम हम करना चाह रहे होते हैं या किसी ग्रोथ के लिए, किसी पॉजिटिविटी के लिए, किसी अच्छाई के लिए कोई काम करना चाह रहे होते हैं, वो काम रुक रहा होता है। उसमें शैतान कोशिश करता है हर्डल्स क्रिएट करने की। तो बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए। और मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हम सब दुरूद शरीफ से इस सेशन को स्टार्ट करें ताकि यहाँ से हम खैर लेकर जाएं। अगर मेरी तरफ से कोई भी ये मेरा डिस्क्लेमर है कि कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पॉइंट आउट करें, क्योंकि मैं भी ख़ुद भी सीखने की स्टेज पर हूँ। मैं भी खुद सीखती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपनी ज़ात से खैर पहुँचाऊँ। मेरे अंदर का शर जो है उससे मुझे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज रखे और आप सबको भी महफूज रखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो दुआ पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हमारा ये सेशन खैर आफियत के साथ कंप्लीट हो जाए बग़ैर किसी रुकावट के। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सारी लाइटें जल गई। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि क्योंकि ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा, क्योंकि इससे ये वर्कशॉप मैंने बनाई भी इसीलिए प्रिपेयर की है कि हमने इसमें कुछ सीखना है। और वो इस पर्पज़ के लिए नहीं सीखना कि बस सीख कर चले जाएं और फिर भूल भाल जाएं। हमने इसको सीख कर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ऐसी चीज़ें जो डूएबल हों, इन 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 द फॉर्म ऑफ डूएबल एक्शन, कि हम वो अप्लाई कर सकें वाकई में अपनी ज़िंदगियों में और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अनम्यूट करके, कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा, as far as I understand law of attraction, ये होता है कि मतलब जो लाइक माइंडेडनेस होती है ना, ये बेसिकली हमारे ऑक्सीटोसिन से एक केमिकल है, उससे ये रिलेटेड है कि इसमें हम लाइक माइंडेडनेस में अट्रैक्ट होते हैं और एक हेल्दी आप कह सकते हैं कि वायरिंग होती है दो एंटिटीज के दरमियान। Okay. Okay, Asma. Anyone else? All right. देखिए, आई एग्री विद यू, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी ही के ऊपर हो। इट डिपेंड्स के हाउ द पर्सन इज़ फीलिंग, और उसकी इमोशंस क्या हैं, ठीक है, उसकी थॉट पैटर्न क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स एंड रिपेल, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। बेसिकली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, its principles of your thoughts, emotions, and intentions attract similar energies into your life. स्पेशली अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एनर्जी हमारा एनर्जी हमारी एनर्जी होती है, यानी हम जो भी सोच रहे होते हैं, हमारी इमोशंस होती हैं, हम चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन वही एनर्जी की फॉर्म में होती हैं, वो हमारे बिलीव्स या हमारा एटीट्यूड, ये कॉन्स्टेंटली हमें होल्ड टूवर्ड योर चाइल्ड और योर सेल्फ, ठीक है। यानी मेरे आसपास, मेरे ऑरा में क्या चीज़ ऐसी है जिसने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है, मेरा ऑरा किस एनर्जी को सामने वाले इंसान के सामने लेकर जा रहा है, मेरी बॉडी से पॉजिटिविटी नज़र आ रही है या नेगेटिविटी नज़र आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। you will attract more of that reality into your relationship and their behavior के। अब मिसाल के तौर पर अगर अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैं अभी एक सेशन लेने बैठी हूँ, अगर मैं, मेरा ऑरा, मेरी थॉट पैटर्न, मेरी इमोशंस, मेरा बिहेवियर, उस सब से आपको एक वाइब आ रही है, एक एनर्जी आप ग्रास्प कर रहे हैं, मेरी वॉइस, मेरे वॉइस नोट, मेरा टोन, ये सब चीज़ें आपको क्या ट्रांसफ़र कर रही है, विच काइंड ऑफ एनर्जी यू आर ग्रास्पिंग फ्रॉम माई सेल्फ, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि मैं सामने या अपने अराउंड इन्वायरमेंट से क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या चीज़ हासिल कर रही हूँ, ग्रास्प कर रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ, और आसपास का इन्वायरमेंट मेरी बॉडी एनर्जी से, मेरे ऑरा से क्या ग्रास्प कर रहा है, क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, which kind of energy I am transferring to my surrounding people or to my child or to my kids. ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सॉरी अट्रैक्शन। सॉरी, मैंने ये कहना था। जी जी बोलें। आई एम वेरी मच सॉरी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी साइमा, आपकी आवाज़ आ सुमेरा, रही है। आपकी आवाज कट के समझ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी नहीं, आवाज़ अब आ रही यही है। कहना था, आपकी आवाज बार बार कट के आ रही है और उस वजह से पूरा अच्छा ओके, मैं इसको रीज्वाइन करती हूँ सेशन को। जस्ट अ मोमेंट। मैं कहाँ से ब्रेक हुई थी, आपको मेरी कहाँ से आवाज़ नहीं आई थी? What type of energy you are what type of energy you are grasping from me? आपने और से यहाँ तक बात की। ओके, ऑलमोस्ट आपने सारी बातें सुन ली थी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं, मेरी ज़ात से आसपास के माहौल को क्या एनर्जी मिल रही है, क्या एनर्जी आसपास के लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड मैं खुद आसपास के माहौल से या लोगों से क्या, कौन सी एनर्जी मैं खुद एब्जॉर्ब कर रही हूँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जीज इन बिटवीन ईच अदर थ्रू आउट द पीपल और environment और समथिंग लाइक दैट। यानी मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जो है वो, उसको क्या ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई ऑरा, फ्रॉम माई पर्सनैलिटी, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बीइंग अ पेरेंट, इन पेरेंटिंग, पेरेंटिंग से भी पहले मैं एक इंसान हूँ। अगर मुझे ये नहीं मालूम कि मैं क्या सोचती हूँ,
कैसा सोचती हूँ, मुझे अपनी सोचों को करेक्ट कैसे करना है, मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या खराबियां हैं, किस चीज़ को रीवायर करने की ज़रूरत है, मेरा एटीट्यूड जो है वहाँ पे करेक्शंस की कितनी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें अव्वल तो मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं जान चुकी हूँ कि हाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मेरे इस एरिया के ऊपर काम होना ज़रूरी है, और इसके बावजूद मुझे डायरेक्शन नहीं समझ आ रही, सो आई नीड टू रिसर्च, आई नीड टू लुक इन टू द थिंग्स कि मुझे अपने आप को करेक्ट कैसे करना है, मुझे ऐसे टूल्स और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करनी है कि जो मेरे खुद के ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो, जो अगर मेरी ग्रोथ नहीं होगी तो मेरे बच्चे की भी ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं करना चाहती हूँ कुछ अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं, और मैं डाउन होना शुरू हो जाती हूँ, और मैं मेरे ऊपर मायूसी का गलबा आना शुरू हो जाता है, और मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती। The way I am thinking, the way I am rewiring myself with the help of self talk, it really works. ये जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, ये जो हमारी आपस में एक अपने आप से कॉन्वर्सेशन होती है, दिस इज़ वेरी क्रूशल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि मैं सोचती कैसा हूँ, इन थ्रू विच एंगल आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। मैं अगर किसी मेरा बच्चा अगर मेरी बॉडी से, मेरी पर्सनालिटी से, मेरी थिंकिंग से, मेरे स्टाइल्स ऑफ लिविंग से, मेरे वे ऑफ टॉकिंग से क्या चीज़ ले रहा है, कौन सी एनर्जी उसको मिल रही है। फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है, ठीक है। जैसे अभी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया कि हम कौन सी एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। मैं आपको और आप मुझसे क्या, इस वक्त कौन सी एनर्जी आप मुझसे लेकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या मैं आप लोगों से कौन सी एनर्जी लेकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं खाना पकाते हुए क्या सोच रही हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरा पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या है। मैं विस्परिंग कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं। आप यकीन करें आपका खाना जो है वही एनर्जी वो ले रहा है। और आप नोटिस करेंगे कि जब आप फुल अटेंशन से, तवज्जो से, प्यार से, अफेक्शन से, अपनी फैमिली के बारे में अच्छे ख्यालात से सोचते हुए खाना पकाते हैं, तो माइंडफुल होकर, तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन जब आप इस तरह की कंफ्यूजन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, और आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, और आप बिल्कुल लैक ऑफ माइंडफुलनेस से खाना पका रहे होते हैं, और जल्दी जल्दी बस खाना पका के छोड़ देते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि खाने का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आता, या खाने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये हम अक्सर फील करती हूँ मैं, ऐसा होता है। तो खाना, आप सोचिए, खाना हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस देयर इज एन आइलैंड, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जब लोगों को दरख्त काटने होते हैं, तो वो कुल्हाड़ियाँ लेकर दरख्त काटने नहीं जाते, बल्कि वो उस दरख्त के पास जाकर इतना शोर मचाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं कि, और रोज वो ये प्रैक्टिस करते हैं। कुछ दिन तक वो ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, और फिर कुछ ही अरसे में, देखते ही देखते वो दरख्त इतना इतना लागर हो जाता है कि वो खुद ही टूट कर गिर जाता है, उसको काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आप देखें कि एक ऐसी चीज, अल्लाह सुबहाना ताला ने जितनी भी क्रिएशंस दुनिया में बनाई हैं, हर क्रिएशन, अल्लाह की हर तख्लीक, हर मखलूक, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो आसमान हो, ज़मीन हो, हर चीज़ सांस लेती है। आप देखें दरख्तों से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, ठीक है। तो उनको भी, उनके ऊपर भी इस एनर्जी का अफेक्ट पड़ता है। तो हम तो जीते जागते इंसान हैं। आप देखें इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि पानी पानी जो है उसको अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का जिक्र करके बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट वॉइस में, सॉफ्ट टोन में, आपके ऑरा से उस पानी को पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वो पानी आप पीते हैं, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आपकी बॉडी पर होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बड़े प्यार से पिया है, आपने उसको अल्लाह का नाम लेकर पिया है। इसका इफेक्ट, और साइंटिफिकली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जब उसके पानी के ऊपर
पानी के सामने बैठकर आप अच्छे अल्फाज यूज़ करते हैं, अच्छे अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टोन में बात करते हैं, आपका बोलना, आपके वर्ड्स हैं, ये सब पॉजिटिविटी, जब पॉजिटिव एनर्जी पानी को मिल रही है, तो उसके क्रिस्टल इतने खूबसूरत उनको नज़र आए माइक्रोस्कोप में। लेकिन वही पानी, अगर उस पानी के सामने बैठकर आप उल्टी-सीधी बातें करें, अब्यूज़ करें, गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, गलत अफर्मेशंस कहें, तो उस पानी का इतना गंदा कलर और इतने गंदे उसके क्रिस्टल्स बने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हमारी इंसान की बॉडी का 75% वाटर के ऊपर इंक्लूडेड है। तो आप सोचें कि हमारे ऊपर अल्फाज, हाँ, लहजे, रिएक्शंस, बॉडी एनर्जी कितना अफेक्ट करती होगी, कितना ज्यादा अफेक्ट डालती होगी। अभी पेरेंटिंग के ऊपर मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि पेरेंट बनने से पहले हम एक इंसान है, और उस इंसानियत के नाते अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुनिया में किस मकसद से भेजा है, उस मकसद में हम सबसे पहले एक इंसान है, कि इंसान को इंसान के एक दूसरे के काम आने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया बनाई है। हम अपने मसलों में उलझे पड़े हैं, हम अपनी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में, अपनी टेंशन्स में उलझे बैठे हैं। लेकिन डेली बेसिस पे हम अपने ऊपर काम नहीं करते। डेली बेसिस पे हम ये सोचते ही नहीं है कि मैं किस तरह सोच रही हूँ। जैसे मुझे डेली फिक्र होती है कि मैंने अपना घर साफ करना है। मुझे डेली फिक्र होती है कि मैंने आज सुबह उठकर खाना क्या बनाना है, नाश्ते में क्या खाना है, डिनर में क्या करना है। आज हमें अगर कहीं जाना है तो उसके लिए तैयारी क्या करनी है, बच्चों के कपड़े निकालने हैं, किस टाइप का इवेंट है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी थिंक अबाउट। हम हर चीज को प्लान कर रहे होते हैं, हर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि आज मैं किस फिक्र को लेकर सुबह जागी हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मुझे कौन सी फिक्र लाहक थी। क्या दुनिया की कोई फिक्र मेरे दिमाग में चल रही थी, या मेरे दिमाग में उम्मा की फिक्र थी, या मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अल्लाह सुब्हाना ताला को नाराज नहीं करना, इसलिए मैंने आज की प्लानिंग करनी है कि पिछले दिन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं उनको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूं। कौन सी सोच लेकर मैं सुबह बेदार हुई। मेरी असल औकात वही है। इस चीज को हम रिवायर करने की कोशिश नहीं करते, इस चीज के ऊपर हम काम करने की कोशिश नहीं करते। इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये सबसे अहम चीज है कि मैं अपने दिमाग को सुबह उठकर डेली उसकी ट्यूनिंग करूं। मैं अपने दिल को सुबह उठकर डेली उसको फिक्स करूं, उसकी सफाई करने की कोशिश करूं, उसके बाद अपने दिन का आगाज करूं। ये मैं नहीं करती। उसका नुकसान क्या होता है कि थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं जिस तरीके से दिन को गुजारना चाह रही होती हूँ वो गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है, और मुझे पता भी नहीं चलता। इनडायरेक्ट वे में मुझसे गलतियां हो रही होती हैं, एरर्स हो रहे होते हैं, और मैं समझ ही नहीं पा रही होती कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मैं उसको फिगर आउट भी नहीं कर पाती। फिगर आउट कैसे करूंगी, क्योंकि मैं सुबह उठकर अपनी दिमाग की ट्यूनिंग नहीं करती, मैं सुबह उठकर अपने दिल की ट्यूनिंग नहीं करती। जिनकी सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको मैं फॉर ग्रांटेड लेकर बैठी हुई हूँ। क्योंकि मेरे बहुत से दूसरे काम होते हैं, सुबह सुबह उठकर भागम दौड़ी लगती है, मुझे जॉब पर जाना होता है, या मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है, फिर उनको टिफिन लगा कर देना होता है। ये सारे काम मेरे दिमाग में होते हैं, मगर सबसे अहम काम को मैं साइड पर कर देती हूँ कि फ्री टाइम में करूंगी। ये हम सब के साथ ट्रेजिडी है। ये हम सब की स्ट्रेटजी बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, कि हम अपनी ज़ात को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने दिमाग की ग्रोथ पे, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। उसके बाद ही मैं अपने बच्चों की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्ट, ग्रोथ, इन सब पे काम कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने घर में अल्लाह की बनाए हुए उसूलों के मुताबिक चलने की कोशिश कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को उस कैरेक्टर बिल्डिंग के लेवल के ऊपर रेस करने की एफर्ट इनपुट कर सकती हूँ, जब मैं अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगी। ये सेल्फिशनेस नहीं है। हमारी बॉडी का भी उतना ही हम पर हक है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स का भी उतना ही हम पर हक है जितना दूसरे लोगों का। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को नहीं दे रही, तो इसका मतलब कि मैं अपनी बॉडी की वैल्यू का जो है मुझे एहसास नहीं है। मैं अपनी बॉडी को वैल्यू नहीं कर रही। अगर मैं अपनी बॉडी को वैल्यू नहीं कर रही, तो मेरी बॉडी भी मुझे वैल्यू नहीं करेगी।
अगर मैं टाइम को वैल्यू नहीं कर रही तो टाइम भी मुझे वैल्यू नहीं करेगा, और मुझे हेल्प नहीं मिलेगी कि मैं अपने बच्चों की अच्छे ब्रॉटअप पे काम कर सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले यू हैव टू शेप अप योर एनर्जी इनटू योर वर्ल्ड। मेरी इनर वर्ल्ड क्या कहती है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, कौन से ग्रजेस, कौन सी बीमारियां लाहक है मेरे दिल को, कौन से ग्रजेस और बीमारियां मेरे दिमाग को लाहक है, उनसे मैंने पीछा कैसे छुड़ाना है। अगर मैं इनसे पीछा नहीं छुड़ाऊंगी तो मेरे ऑरा से मेरे बच्चों को नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। उस नेगेटिव एनर्जी से मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकती, चाहे मैं कितना ही उनके साथ कम्युनिकेट कर लूं, चाहे मैं कितने ही उनको वाज दे दूं, लेक्चर दे दूं, उन तक मेरी एनर्जी पहुंच रही है। वर्ड्स सुनने की बारी आते आते वो एनर्जी लेकर ही साइड पर हो जाते हैं। वर्ड्स बच्चों तक बाद में पहुंचते हैं, पहले आपका बॉडी ऑरा पहुंचता है, पहले आपका एक्सप्रेशन पहुंचता है, पहले आपका रिएक्शन पहुंचता है। आपका बच्चा देख रहा है किस सिचुएशन में मेरी मामा कितनी क्योटिक हो जाती हैं, किस सिचुएशन में मेरी मामा कितनी पैनिक हो जाती है या कितनी काम रहती है। दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से बच्चे को ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, ये चीज़ें ट्रांसफर कर रहे हैं। हम समझते हैं जो मैं कह रही हूँ वही डिलीवर हो रहा है मेरे बच्चे को, नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चा आपकी ऑरा से निकली हुई एनर्जी ग्रास्प करने के बाद जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मामा ये है या मेरी मामा वो है जो वो बातें करती हैं। यानी मेरे कॉल और फिल में इस कदर तजाद है। मुझे अनइंटेंशनली मैं ये सब कर रही हूँ, इंटेंशनली मुझे लग रहा है कि मैं वर्किंग कर रही हूँ, मैं टाइम भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू रेगुलेट माई इमोशंस। आई डोंट नो हाउ टू कोप अप, ओवरकम ऑल ऑफ माई वीकनेसेस। मैं फ्लॉज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू नहीं चलने की कोशिश कर रही। उससे क्या हो रहा है, उससे बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं मुझसे, और वो ब्लंडर्स आपके बच्चों के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। Children don't learn from what we say. They learn from the emotional climate which we create. हम उनके आसपास जो इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, हमारे बच्चे सिर्फ उसी को ग्रास्प कर रहे होते हैं अपने अपने अंदर, उसी से सीख रहे होते हैं, एंड दे लर्न, ओके दिस इज द वे थ्रू विच आई हैव टू लुक इनटू द वर्ल्ड, कि दुनिया को मैंने इसी तरह देखना है। जो मेरी मामा कर रही हैं, जो मेरे बाबा कर रहे हैं, जो मेरे एनवायरनमेंट में मुझे मिल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में ऐसे ही करना होता है, दुनिया में ऐसे ही बातें करनी होती हैं, यही वे ऑफ टॉकिंग होता है, यही सोच होती है, यही सोचने का एंगल होता है, यही बॉडी ऑरा होता है। तो दिस इज द वे आई नीड टू वर्क ऑन कि व्हाट इमोशनल क्लाइमेट, whatever I think my child is absorbing from my daily life. So I really want from all of you, one by one, unmute yourself and let me know what do you think about it, that what emotional climate do you think your child absorbs from your daily life. Then we will move on. Yes, please. I must say that this is the workshop and I really need it कि आप लोग अपने पैसे खर्च करके यहाँ पर आएँ, तो इंटरेक्शन तो बनती है। क्योंकि हमने, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप ज़रूर इंटरेक्ट करें। नो बडी इज़ हेयर टू जज यू। हम यहाँ पर सीखने के लिए आए, इंक्लूडिंग मी। आई हैव सो मैनी फ्लॉज। मैं दिन में मल्टीपल टाइम्स पेरेंटिंग एरर्स करती हूँ, मल्टीपल टाइम्स मेरी ज़ात से शर पहुँचता है दूसरे लोगों को, और मैं अल्लाह से तौबा करती हूँ कि या अल्लाह मेरे शर से मेरी ज़ात को, मेरी औलाद को, मेरे रिश्तों को और आसपास के लोगों को महफूज कर। जी सैरिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। लगता है कि मैं मैंने जो अपना इमोशनल क्लाइमेट बनाया हुआ है घर में, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आई एम बीइंग वेरी इम्पल्सिव। तो एट टाइम्स मैं बर्दाश्त करती हूँ और एट टाइम्स मैं नहीं करती। तो मैं रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी कर जाती हूँ,
बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ अपने आप को रोकने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो है वो इम्पल्सिवनेस और एंगर ज्यादा सीख रहे हैं, स्पेशली माई 8 year old डॉटर। जिस दैट इज व्हाट इट इज। Okay, all right. Anyone else? जी, इम्पल्सिवनेस एंड हाइपर टेंशन, ये दो पॉइंट्स मैं भी रेज करना चाहूंगी। अच्छा, मैं एक्चुअली क्वाइट अमेजिंगली आई कैन सी कि मेरी बेटी कंप्लीटली मेरा रिफ्लेक्शन है। जो एनर्जी मेरी मैं थ्रो करती हूँ, वो एनर्जी वहां से मुझे उसी वक्त उसका रिस्पांस मिलता है। जैसे मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है, तो आई हैव सीन दिस थिंग कि ज़ेरिन के अंदर भी बहुत ज्यादा मुझे ऑप्टिमिज्म नजर आता है। यानी वो भी चीजों को माइंडसेट ऑफ अबंडेंस के साथ देखती है और उस तरह से। ऑन दी अदर हैंड मेरा जो है वो मैं थोड़ा हाइपरटेंशन पेशेंट भी हूँ, तो ये भी चीज मैंने नोटिस की है कि उसके अंदर भी जब व्हेन शी इज इंटरेक्टिंग विद समबडी यंगर टू हर, तो मैंने नोटिस किया कि वो भी उतना ही हो रही होती है, कि हाइपर हो रही होती है कि नहीं इसको ऐसे करो, यानी वो चीज भी वो लूज करती है, वो टेम्पर लूज करती है जिस वजह से मेरा टेम्पर लूज होता है। मैंने इसके लिए अगर कोई कोशिश की है तो वो मैं ये करती हूँ कि वही आपके वाली बात सुनाया कि बड़ी दफा जो है वो होता है ऐसा है कि आप गलतियां करते हो, फिर उसके बाद खड़े होते हो, गिरते हो, खड़े होते हो। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर मेरा हार्श कहीं पे होता है तो मैं उसके फौरन बाद फिर वी बोथ सिट टुगेदर। हम लोगों ने अब ये मतलब हो गया इस चीज को भी, और इससे मुझे फायदा भी हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि वो चीज होनी ही नहीं चाहिए इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। लेकिन अब ये जरूर होता है कि हम दोनों बैठते हैं और फिर हम लोग इस पूरी सिचुएशन को जो क्रिएट हुई होती है आधा घंटा पहले, उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। उससे फायदा मुझे बहुत ज्यादा हुआ है, बट स्टिल ये जो एक आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना, ये इंस्टिल होती है, ये नेगेटिविटी इंस्टिल होती है। Hmm. उसके अंदर भी बेटे के साथ जरा मेरा इंटरेक्शन ही कम होता है, तो ये सिचुएशन है मेरे घर की। तो Hmm. Okay. Anyone else? All right. Anyone else wants to input? Okay. पहली चीज़ तो ये है कि जो आप दोनों ने जो चीज़ें शेयर की हैं यहाँ पे, ये एक इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को का रूट कॉज भी हम समझते हैं। हम जानते हैं कि ये रूट कॉज इसका ये है कि मैं जैसी हूँ डेफिनेटली मेरा बच्चा टू कॉपी बनेगा। रेप्लिकेट आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट माई चाइल्ड एज आई एम। अगर मुझे ये पता है कि मेरा दिल जो है उसमें बीमारियां लगी हुई हैं, मेरे दिल में जंग लगा हुआ है, मेरे दिमाग के ऊपर मेरे दिमाग की जो वायर्स हैं उनको रीवायरिंग करना बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्यूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बावजूद इसके बावजूद मैं वो काम जो मुझे रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही। देयर माइट बी समथिंग एट द बॉटम देन। मैं बिल्कुल इससे अग्री करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान की नेचर को बनाया ही ऐसा है कि वो डिट्रैक्ट होता ही होता है। ठीक है, और सुबह में इंसान के ईमान का लेवल कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है और शाम में कुछ होता है। कभी कभी इंसान इतना डिसहार्ट हो जाता है, नहीं समझ आ रही होती चीज़ें। लेकिन और हम ये भी कहते हैं कि कुरान हमारे दिलों पे असर नहीं करता, सहाबा कराम और सहाबियास की लाइफ में तो ऐसा नहीं होता था। तो सबसे पहला जो अभी मैंने एक बात कही थी कि अपने दिमाग में, अपने दिल में सोचना शुरू करें, और उन सोचने वाले रिमाइंडर्स को, वो रिमाइंडर्स जो डेली बेसिस पे मुझे सुबह खुद को रिमाइंड करवाने हैं, उनको लिखें। ये भी मैं बहुत बार बताती हूँ कि सुबह में अपना एक मेडिटेशन टाइम रखें, एक मी टाइम रखें। सुबह का टाइम आइडियल टाइम है जब आप अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ये है सो फार, जब आप सुबह तहज्जुद का टाइम अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ बात करके, अल्लाह सुब्हाना ताला से कनेक्ट करके अपना दिन गुजारते हैं, ट्रस्ट मी आपका वो दिन इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा। इवन दो कि आपने बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं की होंगी, मगर आप इतना रिलैक्स होंगे, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप हैप हैज़र्ड होकर चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे होंगे बच्चों के साथ, या डील नहीं कर रहे होंगे बच्चों के साथ, बल्कि आप माइंडफुल होकर
थॉटफुल होकर चीज़ों के बारे में हिकमत के साथ सोचने के काबिल होंगे। आप यकीन जाने, जब तक हम तहज्जुद के साथ जुड़े रहते हैं ना, आपको एक आपके दिमाग में एक पॉजिटिव स्पार्क रहता है। जब मेरी तहज्जुद छूटना शुरू होती है, आप यकीन माने, मुझे लगता है कि मैं दर-बदर भटक रही हूँ, कोई नहीं है मेरा। सकून आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, और बिला वजह में आपको गुस्सा आ रहा होता है, ट्रिगर्स आपके जाग रहे होते हैं, वो ट्रिगर्स जिनको आप दबा चुके होते हैं, वो ट्रिगर्स जाग रहे होते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जैसे हमें अपने घरों की सफाई के लिए, अपने फर्नीचर की सफाई, आप देखिए ना कि लकड़ी साफ करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिश चाहिए होती है। अगर दीमक खाना शुरू हो जाए लकड़ी को, तो जब तक आप वो लकड़ी की पॉलिश लाके ना लगाएं, या वो केमिकल या वो कोई दवाई होती है, तो वो दीमक उस लकड़ी को चाट लेती है। इसी तरह अगर फर्नीचर, हर फर्नीचर की एक डिफरेंट तरीका होता है उसको साफ करने का। लकड़ी का फर्नीचर, आयरन रॉड का फर्नीचर, मेटल का फर्नीचर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इतना कंसर्न रहते हैं कि हमारा इतना महंगा क्रिस्टल का हमारा डिनर सेट ख़राब ना हो जाए, हमारा फर्नीचर ख़राब ना हो जाए, हमारे घर का ये सामान ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ ख़राब। हम क्यों अपना दिमाग और अपने दिल की गरारियों के ख़राब होने के बारे में नहीं सोचते? जैसे हमें टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे हमें सफाई का कपड़ा एक प्रॉपर चाहिए होता है, केमिकल्स चाहिए होते हैं, फिनाइल चाहिए होता है, हार्पिक चाहिए होता है, वॉशरूम धोने के लिए अलग चीज़ है, कमरा पोछा लगाने के लिए अलग चीज़ है, झाड़ू लगाने के लिए अलग। मेरे दिल और दिमाग के लिए क्या चीज़ चाहिए, कौन सा टूल मैं इस्तेमाल करूं, कौन सा हैमर लेकर आऊं कि उसको फिक्स कर सकूं, कौन सी नेल इस्तेमाल होगी, कौन सा केमिकल यूज होगा, ये क्यों नहीं सोचते हम? हम दिमाग लड़ाते रहते हैं, यार मैं क्यों ऐसी हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें एक ऐसी चीज़, ऐसी किताब, ऐसा मैनुअल हमें प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं। अपने प्रॉब्लम्स, अपने सॉल्यूशंस, अपनी ज़िंदगी की हाइजीन, अपनी ज़िंदगी में गुज़ारा जाने वाला एक-एक पल, अगर हम कुरान को समझना चाहें तो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बड़ा अजीब सा कॉल है कि मैं ऊँट की, मुझे अपने ऊँट की रस्सी भी तलाश करनी हो, तो मैं कुरान को खोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुरान में से ही मिलेगी। आप सोचें, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान को बारिश के कतरों की तरह बनाया, कुरान के अल्फाज को। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि अरबिक सीखने की कोशिश करें ताकि कुरान से जुड़े। अरबिक के अंदर आपके सामने अजायबात खुल जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरह नमल की आयत पढ़ रही थी एक, जिसके अंदर नमल जो है वो चूंटी को कहते हैं, और जिसके अंदर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो चूंटी जो है वो अपनी पूरी जो कौम है उसको अनाउंस करके बोल रही होती है कि जल्दी से साइड पर हो जाओ और जल्दी से घरों में चले जाओ, वरना हम कुचले जाएंगे, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहाँ पे दो तीन अल्फाज यूज़ किए, और आप यकीन करें कि उन अल्फाज की जिस तरह से वहाँ पे इंटरप्रिटेशन हुई हुई है, यानी आपको एक आयत के अंदर इतने सारे अजायबात, इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें, इतना कुछ आपको नॉलेज उसमें से मिल रहा है। इमाम इब्नुल अरबी कहते हैं कि प्रोबेबली 20,000 से जायद अजायबात कुरान के अंदर मौजूद हैं, अगर हम ढूंढना चाहें तो। हम तो अपनी जिंदगी के मामलात ही कुरान से नहीं हासिल कर पा रहे, अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जैसा मुझसे गुमान करोगे वैसा ही मुझे पाओगे। ये बात याद रखिएगा। मैं अपनी नाकामी में, मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों में कैसे डील करती हूँ, कैसे रिएक्ट करती हूँ, क्या अल्फाज होते हैं मेरे मुंह से निकलने वाले, क्या रिएक्शन होता है मेरा, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, मेरा ऑरा कैसा होता है, क्या मैं सब्र करती हूँ या मैं बर्दाश्त करती हूँ। अब हम बर्दाश्त को अक्सर सब्र का नाम देते हैं। बर्दाश्त करने में और सब्र करने में बहुत फर्क है। बर्दाश्त एक ऐसी चीज की जाती है जो जबरदस्ती आप पर मुसल्लत की गई हो, जिसके ऊपर आप इरिटेट हो रहे हो, आप मायूस हो रहे हो, आपको तकलीफ हो रही हो, और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो।
हम मुंह से नहीं गिला शिकवा कर रहे होते, हम मुंह से अल्फाज नहीं कह रहे होते ऐसे, लेकिन आप यकीन करें हमारा चलता फिरता वजूद ही एक नाशुक्री की अलामत बन जाता है। हम चलते फिरते हमारा ऑरा ऐसा हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है कि हमारे अंग अंग से, हमारे एक एक बॉडी पार्ट से झलक रहा होता है कि हम अल्लाह से गिले में हैं, हम अल्लाह से खफगी में हैं, हम अल्लाह से गिला कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मुझसे ही क्यों मेरे रिश्ते छिन जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों ये आजमाइश होती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। दिस इज़ अ मेजर मेजर टूल towards the law of attraction. The way I am thinking is mentioning towards you कि how to discriminate मैं grateful हूँ या नहीं हूँ, ungrateful हूँ, which kind of person I am. मेरा बच्चा मुझसे क्या हासिल कर रहा है, ग्रज, किसी के बारे में गुमान करना, किसी के बारे में बदजन हो जाना और बदगुमानी करना। और ये मैं अपने बच्चे को बता नहीं रही कि मैं उसके बारे में ये सोच रही हूँ, मैं उसके बारे नहीं, अनकॉन्शियसली आपका बच्चा आपकी बातों को, आप किसी से डिस्कस कर रही हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रही हैं, आप किसी से अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे लिख रही हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, उससे जो नेगेटिव एनर्जी आपके बच्चे को मिल रही है, he is getting an idea of putting grudges in his mind. अच्छा, लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं, इस तरह से सोचना चाहिए लोगों के बारे में। दिस इज द वे आई एम ट्रांसफरिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी टू माई चाइल्ड। अगर मैं इतनी नाशुक्री हूं कि मुझे इस चीज का मुझे अपनी छोटी छोटी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ऐसी नेमतों से नवाजा है जिनके बारे में मैंने आज तक सोचा ही नहीं, तो सोचना शुरू करें। ये मैं बार बार बात कहती हूँ कि जब मैं अपनी सुबह का आगाज करती हूँ तो मैं अपने आप को अफर्म करवाऊं कि मैं इस काबिल नहीं थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे पूरी एक जीती जागती बॉडी अता करते। मैं इस काबिल, मैं डिजर्व ही नहीं करती। मैं जिस तरह की नाशुक्री इंसान हूँ, मैं पूरा दिन सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, अल्लाह से हिदायत मांगती हूँ, एहदिना करके अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिदायत फरमाए, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा जो जिन पर तूने इनाम किया। हिदायत मांगने के बाद भी मैं पूरा दिन अल्लाह की हदों को फलांगती हूँ, अपनी वाहन में मुब्तला हो जाती हूँ, दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाती हूँ, अपने दिल की और दिमाग की बीमारियों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करती, वो टूल्स तलाश नहीं करती जिनसे मैं अपने दिल की सफाई कर सकूं, उसका जंग हटा सकूं। कुरान को नहीं खोलती, कुरान को नहीं समझती, माइंडफुल होकर खाना नहीं खाती। अगर मैं माइंडफुल होकर खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये रोटी का निवाला मेरे हिस्से का अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझ तक पहुंचाया। जैसे हर चीज का एक जर्नी होता है, जैसे एक बीज का जर्नी होता है कि जब हम बीज को जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में बोते हैं, तो उसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो, कम आउट फ्रॉम द हार्ड ग्राउंड। सॉइल से जब वो हार्ड ग्राउंड फाड़ के वो निकलती है, जमीन से निकलता है पौधे की सूरत में वो बीज, और फिर उसका एक पूरा जर्नी होता है दरख्त बनने तक, फल देने तक। इसी तरह मेरे रिस्क का भी एक सफर है, कैसे उसका बीज बोया गया, कैसे उसको खाद प्रोवाइड की गई, कैसे हल चलाए गए, कैसे वो रिस्क का दाना जो है वो मुझ तक पहुंचा, आटे की सूरत में, फिर रोटी की सूरत में। क्या मैं ये सोचती हूँ रोज बैठकर कि मेरी टेबल, मेरा किचन ग्रोसरी से भरा हुआ है, खाने से भरा हुआ है, रिस्क से भरा हुआ है। क्या मैं इस काबिल थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे इतने मजेदार खाने नवाजते? क्या मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला का कि उसका 10% भी हक अदा हो सके? नहीं, नहीं करती। मेरी आंखें जिनसे मैं अल्लाह की बनाई हुई हर चीज को देख सकती हूँ, मेरी जबान जिससे मैं बोल सकती हूँ,
मेरे कान जिससे मैं सुन सकती हूँ। क्या मैं कभी बैठकर सोचती हूँ कि अगर मैं बोल ना पाती तो मैं कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करती किसी के सामने? मैं कैसे अपने तकलीफों का इजहार करती? मैं कैसे दुआ करती लाउडर वॉइस में? मैं कैसे अल्लाह के सामने कुरान की तिलावत करती? मैं अपनी ज़बान से अच्छे-अच्छे अल्फाज़ कैसे अदा करती? मैं अपने बच्चों से बात कैसे करती? क्या कभी सोचते हैं हम कि अगर मेरे कान या मेरी जो कुव्वत समाअत है, वो नहीं होती, अगर मैं डेफ होती, बहरी होती, सुनने की पावर नहीं होती मुझे, तो मैं क्या करती? जिन लोगों के पास जो लोग डेफ एंड डम्ब होते हैं, कितनी एग्ज़ाम्पल है हमारे अराउंड। हमारी नाशुक्री की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? ये है कि हम अपने आस-पास नहीं देखते। हमने अपने आस-पास देखना छोड़ दिया है। अगर मेरी, आप सब में से हम सब की ज़ात से किसी तीसरे चौथे शख्स को फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब हमारी ज़ात का होना ना होना बराबर है। हम इस ज़मीन पर एक बोझ हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें दुनिया में भेजा ही एक दूसरे के काम आने के लिए। क्या हम ऐसे लोगों को तलाश करते हैं अपने आस-पास, जो खुददार हैं, जो माँगते ही नहीं हैं? हम जाते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको रिस्क देना चाहते हैं, हम उनको खाना-पीना देना चाहते हैं, मगर हम उनको उनकी मदद इन द सेंस ऑफ कि उनकी खुददारी हर्ट ना हो, हम उनको कोई काम नहीं करवाना चाहते। हम उनसे बात नहीं करते कि वो क्या करना चाहते हैं, उसमें हम उनकी हेल्प कर दें, उनको रोज़गार लगवा दें, उनको बिज़नेस करवा दें छोटा-सा। हम कहते हैं नहीं हम खाना दे देंगे, चलो उठा के खाना दे दिया, लमसम अमाउंट करके इस हफ्ते का राशन डलवा दिया, हम ये कर लेते हैं। या हम कभी ये भी नहीं करते, और अगर ये करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने तो देखो इसके साथ अच्छा किया था और इसको देखो ज़रा, इसने हमारे साथ ये नहीं किया। हमारा मसला ये है कि हम जब किसी के साथ किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका रिटर्न हमें मिले। तो अल्लाह सुब्हाना तआला तो कहते हैं कि जैसा तुम चाहोगे तुम्हें वैसे ही मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ रिटर्न चाहिए तो तुम्हें रिटर्न दूँगा, लेकिन फिर मुझसे वहाँ रिटर्न ना माँगना। तो एक बात हमने ज़हन में रखनी है कि अगर मेरी तरफ से, मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं लकी हूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने मुझे ज़रिया बनाया। मैं जो है वो इस काबिल मुझे समझा अल्लाह ने कि मुझे उस बंदे के लिए एक रिसोर्स बनाया कि मैं उस तक रिज़्क पहुँचाऊँ। वो रिज़्क जो उसके नसीब का था, लेकिन वो अल्लाह ने मेरे ज़रिए पहुँचवाना था। ये इसके ऊपर मेरी शुक्रगुज़ारी बनती है। मुझे अल्लाह ने जितनी नेमतों से नवाज़ा है, उन नेमतों में अल्लाह के बंदों का भी हक है। अल्लाह सुब्हाना तआला, एक हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला पूछेंगे कि मैं भूखा था, मुझे क्यों खाना नहीं दिया? मुझे इस मदद की ज़रूरत थी, क्यों मेरी मेरी मदद नहीं की? वो उन लोगों के बारे में पूछेगा। आप देखें दुनिया में अल्लाह सुब्हाना तआला ने बहुत से हमारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला की हाँ, तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने किसी को इतना दे दिया कि उससे सँभाले नहीं सँभल रहा और उसको पता नहीं चल रहा कि उसको खर्च किधर करना है। और किसी को इतना कम दिया कि उनको रात को पेट भर के खाना भी नहीं नसीब होता। उसका जवाब आपके पास अगर नहीं है तो तलाश करें, वरना आपके बच्चे एथियज्म की तरफ तेजी से इसी वजह से जा रहे हैं कि हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं है। हमारे खुद के अकीदे इतने हिले हुए, हम खुद नहीं अभी तक अपनी डेफिनेशंस को क्लियर कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ऑल्दो कि हमें बहुत सी चीज़ें पता चल गई हैं जो हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे आसपास के लोगों को समझ नहीं आ रही। तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, मगर उसके बावजूद अगर हमारे पास अपने बच्चों के सवालों के जवाब नहीं है तो हम अपने बच्चों को एथियस्ट होने से नहीं बचा सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों इस तरह से रिस्क बांटा है? मुझे कोई बताएगा? किसी को पता है इस सवाल का जवाब? कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आधी दुनिया को इतना अमीर कर दिया, आधी दुनिया को इतना गरीब कर दिया, उसकी क्या वजह है? जी, कोई मुझे बताएगा? सुनैना, जो मुझे समझ आई है वो तो यही है कि
अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम जो है ना, उसके बारे में कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला जैसे चाहता है इसको तकसीम करता है। लेकिन हम इंसानों के ये समझने की बात ये है कि अगर मेरे पास ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा भाई है उसके पास अगर कम है तो मेरे रिस्क में से उसका रिस्क रखा हुआ है। अल्लाह ताला ताकि हमारे अंदर खुदगर्जी ना आए, हमारे अंदर बांटने की, रिस्क को सर्कुलेट करने की जो है ना वो कैपेसिटी आए। अगर सबको ही बराबर का होता तो फिर खुदगर्जी बहुत ज्यादा होती, हर कोई अपना अपना सोचता। तो ये जो मुझे तो यही समझ आई है। जी ऐसा ही है अस्मा। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने मैंने जी 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 बोलें। जी ये एक एक्सपेक्ट है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर तरह से हर बंदे की आजमाइश रखी हुई है। किसी को कम देकर उसकी आजमाइश है कि वो कितना शुक्र अदा करता है, सॉरी वो कितना सब्र करता है अल्लाह की रजा के। ऐसा ही है। और देखिए वही बात है कि रिस्क जो का मामला जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेशक अपने पास रखा है, और उसमें हमारा तवक्कल भी बहुत मैटर करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से इन सवालों के जवाब देने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ी आजमाइश उन लोगों की है जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत दिया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि उनको उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ये उनकी बहुत बड़ी आजमाइश है। और एक हदीस में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे और आखिरत में भी। और वो लोग होंगे जो जिनको दुनिया में भी नहीं मिला, ठीक है, दुनिया में भी उनके पास पैसा नहीं है, वो सड़कों पे रुल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग चलता फिरता नाशुक्री की अलामत है अल्लाह की। तो ये भी जो है ना, ये भी बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात यही है, आज हम बैठे भी यही सोचने हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमें इस चीज़ को जानना, पहचानना, उसके ऊपर काम करना, उसको रिजॉल्व करना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर हमने सोचना है, इसके ऊपर हमने काम करना है। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत देखें, अभी हमारे बच्चे किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बहुत छोटे हैं, किसी के टीन्स में चले गए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने शायद यही वक्त लिखा था। हम कहते हैं कि इतना लेट हो गया है, अब हम अपने बच्चों को कैसे ठीक करें। आपने अपनी हिस्से की वो जिद्दोजहद, वो अपनी कोशिशें स्टार्ट कर देनी है, जो जिनके ऊपर आपसे जवाब लिया जाएगा, जिनके लिए आप अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अरे मैं इतना लेट हो गई हूँ, मेरे बच्चे को अब क्या होगा। ये उस वक्त सोचा हम उस वक्त सोचते हैं, या वो लोग सोचते हैं जिनको अल्लाह पे भरोसा नहीं होता। देखिए अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस दुनिया में। अल्लाह सुब्हाना ताला उस बारीक सी चूंटी को भी जानते हैं जो एक अंधेरे में पत्थर के नीचे होती है, उसकी एक एक हरकत के बारे में जानते हैं। उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं चीज इधर से उधर हो सकती। तो ये कैसे हम सोच लेते हैं कि ये काम इतना लेट हो रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत इसी में थी कि हमें इसी उम्र में होश आना था। आप देखें, आ गया ना होश। मरने के बाद आता तो क्या होता हमारा। पिछली नस्लों ने तो पिछले जो लोग थे वो चले गए इस दुनिया से। उनको ये हिदायत नहीं मिल सकी जो हिदायत हासिल करने के बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। तो हमने जो हमारे पास बचा कुचा टाइम बाकी बचा है, उसको ये सोचने में ज़ाया नहीं करना कि इतना लेट हो गए हैं हम। उसके बजाय अब हमने ये सोचना है कि अब हमने ऐसी क्या प्लानिंग करनी है, ऐसी क्या तदाबीर लेकर आनी है। इंस्टेड ऑफ ये कि हम तावीलें पेश करते रहें, हम तदाबीर करने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा टूल और स्ट्रेटजी हम अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना शुरू करें कि हम कुरान से जुड़ने की जिद्दोजहद स्टार्ट कर दें, जिसके अंदर हमारी 100% ईमानदारी के साथ डेडिकेशन और ऑनेस्टी मौजूद हो, सिंसियरिटी मौजूद हो। अल्लाह सुब्हाना ताला से हम कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने जो हमें रिसोर्सेज मिले हुए, उन रिसोर्सेज में रहते हुए
हमारी जो ड्यूटी बनती है, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हमने वो काम शुरू कर देना है। उसके लिए अब हमसे पूछ होगी। हम अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते या लेम एक्सक्यूजेस लेकर साइड पर नहीं हो सकते कि मेरे पास तो ये जरा ही नहीं है, मैं तो परेशान हूँ। बहुत सी मदर्स कहती हैं कि मैं तो इन लॉज में रहती हूँ, मेरे तो हस्बैंड सपोर्टिव नहीं, मैं क्या करूँ। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, विच काइंड ऑफ डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक। अगर आपकी डेफिनेशंस वो डेफिनेशंस जो बचपन से बड़े होने तक आपके ब्रॉटअप में शामिल रहीं, अब वो डेफिनेशंस आपको पता चल रहा है कि रॉन्ग थी, उन डेफिनेशंस की वजह से आपने बहुत जो है तकलीफें भी उठाई, ठीक है, लेकिन आप उसके बावजूद आप स्टैंड नहीं ले सकी। अब आपको पता चल रहा है कि वो डेफिनेशंस रॉन्ग थी और राइट डेफिनेशंस ये हैं, ठीक है। उसमें भी आप सोच रही हैं, सीख रही हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हैं, इसके बावजूद आपसे वो स्टेप नहीं लिया जा रहा, तो इसका ये मतलब है कि यू आर नॉट रेडी टू टेक थिंग्स एज हार्ड। आपकी लाइफ में वो हार्डशिप्स अगर स्टार्ट नहीं होंगी, इसका मतलब आप गलत हैं। दीन के ऊपर अगर आप चलने की कोशिश कर रही हैं तो तकलीफ आपको मिलेगी, तकलीफें आपकी जिंदगी में आएंगी, रुकावटें आएंगी, आपको अपनी सारी अयाशी, सारी चीजें, सारी लग्जरी, सारा रिलैक्सेशन सब छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू सीरा और अल्लाह कमांडमेंट्स। और जब आप उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगी, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगी, एक जबरदस्त सा बैकलैश आएगा आपके सामने, आपके घर वालों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से, और आपके बच्चों की तरफ से भी, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तरफ से भी। क्या आप अपने आप को रेडी कर रही हैं उस चीज को फेस करने के लिए? ये दिस इज द मेजर क्वेश्चन जो आपने अपने आप से करना है, जिसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर सकती, आप स्टैंड भी नहीं ले सकती, आप अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकल सकती। तो सबसे पहले स्टार्ट विद इन योर सेल्फ, स्टार्ट विद इन योर सेल्फ। आपकी इमोशंस आपकी वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन जो आपका एनवायरनमेंट, आपका बच्चा आपके एनवायरनमेंट से ले रहा है, आपकी बॉडी ऑरा से ले रहा है और इमिटेट कर रहा है उसको। चिल्ड्रन आर मिरर अनस्पोकन इमोशंस। कौन सी इमोशंस होती हैं जो आप बोलते नहीं है लेकिन दिख रही होती हैं उनको? एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, गिल्ट, chaos, कामनेस, कंपैशन, अफेक्शन। और बच्चा देख रहा होता है हाउ काम यू आर इन हार्डेस्ट सिचुएशन और हाउ chaotic यू आर इन सच नॉर्मल सिचुएशन। तो आपका बच्चा जो है वो आपके अल्फाज को कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि आपका बच्चा आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को, आपके इमोशनल पैटर्न्स को, आपकी इमोशनल ब्रेक डाउन, अप डाउन जो हो रही हैं सारी चीजें, आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं, आप क्या चीजों को किस तरह से डील कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग योर चाइल्ड इज गोइंग टू एब्जॉर्ब। इस चीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एक माँ है, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उसकी बॉडी ऑरा से एंशियसनेस प्रोड्यूस होकर निकल रही है, ठीक है, वेयर द चाइल्ड बिकम्स क्लिंगी एंड फेयरफुल, आपका बच्चा डर जाएगा, आपका बच्चा फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाएगा, आपका बच्चा सेफ फील नहीं करेगा, इन डेंजर फील करेगा। और जब एक इंसान डेंजर फील करता है तो क्या करता है? या तो वो स्केप करने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है, ठीक है, वरना या फाइट करने की कोशिश करता है। और बचने के लिए वो क्या करता है? या तो वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देता है या डिनाइल में चला जाता है। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? फ्यूचर क्रिमिनल्स, गॉड फॉरबिड, फ्यूचर क्रिमिनल्स, सोशल एनिमल, फ्यूचर क्रिमिनल।
This is the main thing which we have to understand. आज मेरे बच्चों को मुझसे क्या फायदा पहुंचेगा, आज मेरे बच्चों को मुझसे क्या नुकसान पहुंचेगा। कहते हैं कि मोमिन का हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता है। क्या बीइंग अ मदर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मेरा आने वाला दिन पहले से बेहतर है या पहले से बदतर है? पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना डैमेज किया, थिंक अबाउट इट। पिछले दिन में मैंने अपने बच्चे को कितना बेनिफिट किया, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड राइट डाउन द थिंग्स। वो पॉइंटर्स लिखें कि मैं किस तरह अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी का लूप ट्रांसफर कर रही हूँ। आई एम होपिंग दैट यू आर जॉटिंग डाउन द नोट्स। नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने आज कौन कौन सी चीजें डिस्कस की हैं। हम लिखते नहीं हैं, आपको पता है लिखना इज द ग्रेट थेरेपी। अगर मेरे दिमाग में फस क्रिएट हो रहा है, अगर मुझे ट्रिगर्स आ रहे हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है, टेक द नोटबुक और जो आपके दिमाग में आ रहा है, इवन के गालियां भी आ रही है ना, लिखें। जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपका दिल कर रहा है कि मैं इसको चीख चीख के बोलूं, वो आप पेपर पे लिखें। उस वक्त तक लिखें जब तक यू विल फील बेटर। और लिखने के बाद आप चाहती हैं कि वो कोई ना पढ़े, उसको फाड़ कर फेंक दे। आप देखेंगे कि यू थिंक कि आपके दिमाग को हवा आ रही है, यू आर वेंटिंग आउट। जैसे एक सफोकेटेड रूम को वेंटिलेशन की जरूरत होती है ना, इसी तरह एक दिमाग को, एक स्ट्रेसफुल दिमाग को, एक एंशियस दिमाग को, एक फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेसफुल, एंजाइटी से भरे हुए दिमाग को के अंदर भी स्मेल हो जाती है। उस स्मेल को, उस ट्रैश को निकालने की कोशिश करें, उस सफोकेशन को निकालने की कोशिश करें थ्रू द थेरेपी, थ्रू योर रिटन थेरेपी, थ्रू योर पंचिंग थेरेपी। देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोसेस। और आप फील करेंगे कि आप वाकई सफोकेटेड फील कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर काम करें रेगुलरली। जी सुनैना, मैं आपको एक चीज ऐड करती हूँ। ये मैंने ना एक पता नहीं कोई ड्रामा था या क्या था, मैंने उसमें देखा था, और ये बहुत बहुत ज्यादा जो है ना ये हेल्पफुल होता है कि आप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करें। जब आप इस तरह से किसी सिचुएशन में हो तो आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करें और जो दिल में आ रहा है बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, और फिर उसके बाद उसको ना सुने। तो आपके इतना उससे फर्क पड़ता है ना कि अच्छा मैं अगले बंदे के बारे में ये सोच रहा था और मैं ये कहने वाली थी या मैं ये कहने वाला था उसको। यानी आपने वो वॉइस नोट किसी को भेजना नहीं है, वो सिर्फ आपके अपने उसके लिए। तो वो एकदम से ना आपके अंदर वो आती है, कामनेस आती है, और आप ये सोचते हैं कि अल्लाह, मैं गुस्से में इतना खतरनाक हो जाती हूँ और मैं इतना कुछ बोल देती हूँ किसी को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब ये कोई किसी साइकोलॉजिस्ट ने, पता नहीं वो ड्रामा था या क्या था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये मशवरा दिया था एक इतनी पेशेंट को, और ये मैंने ट्राई करके देखा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा ही है। आप किसी का नुकसान भी नहीं करते, और मेरे जैसा बंदा जो बोल के जरा ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस कर लेता है, लिखने में मुझे जरा मेरी नहीं उस तरह से ट्रेल ऑफ थॉट उस तरह से काम नहीं करती, वो मुझे तो इस चीज से बड़ा एकदम से जैसे कहते हैं ना रिलीफ मिलता है। और ये चीज मैंने जैरिन को भी बोली कि आप भी इस तरह से ना, जब आपको आ रही हो कोई बात आ रही हो तो आप उसको, वो सेल्फ टॉक करती है, बचपन में मैं भी बहुत करती थी, अब नहीं रही आदत उस तरह से। तो वो भी ना कमरे में मुझे उसकी आवाजें आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही होती वो क्या कह रही है, बट व्हेन शी कम्स आउट तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी होती है। अगर किसी फ्रेंड से इरिटेटेड होती है या स्कूल की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती, तो उससे में होती है मैं कहती जाओ जाके ऊपर बोल के आओ। जब वो बोल के आती है तो फिर उसके बाद आके मुझसे ना आराम से बात करती है कि अच्छा मामा ये हुआ था, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। लेकिन वो जो एक वेंट आउट होता है ना, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। So can you tell me how constantly you do this? Wait a minute. आप कितनी कंसिस्टेंसी से ये प्रैक्टिस करती हैं? यार ये आपकी पूछ रहे हो कि कितनी बेस, मतलब कितनी रूटीन में किस तरह है ये चीज, एग्जैक्टली। ये पूछ रही हैं। जी ये वंस इन अ वाइल ही होता है, लेकिन ये है कि अगर आप कहें तो लास्ट टाइम मेरा ख्याल है मैंने कोई 2-2.5 महीने पहले किया था। जैरिन को ज्यादा होता है क्योंकि शी इज यंग,
तो उसके आउटबर्स्ट जरा आप समझ लें कि 15-20 दिन बाद कोई ना कोई ऐसा एक आउटबर्स्ट होता है उसका। मेरा ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मेरा ख्याल है मैंने किया था इस तरह। ओके, सो आपने देखा कि ये जो है ना, एक सेकेंड, हाँ मैं ये कह रही थी कि आपने नोटिस किया कि आपने कहा कि 2.5 महीने पहले आपने ये किया था, ठीक है? दैट्स वाई मैंने ये पूछा हाउ फ्रीक्वेंटली यू डू दिस एक्टिविटी, बिकॉज इस एक्टिविटी के करने के बाद 2.5 महीने का बीच में गैप आया। आप मुझे बताएं कि वो वाली फीलिंग जब आपने ये प्रैक्टिस की थी एंड यू वर फीलिंग बेटर, उसके बाद आपने कितनी बार वो फीलिंग दोबारा फील की विदाउट डूइंग दिस एक्टिविटी? इतनी हाई इंटेंसिटी पे नहीं की। दिस इज द इतनी हाई रीजन, दिस इंटेंसिटी इज, पे नहीं की। देखिए हाँ मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना अस्मा, वो ये है, वो यही वाली चीज है कि बेशक आपका प्रैक्टिस करने का ड्यूरेशन लिमिटेड हो, मगर वो प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, और ये हम करते ही नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि हम कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, और मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा डेवस्टेटेडली बच्चे को डैमेज करती है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रैक्टिस करने में अगर कंफर्टेबल हैं, सो यू कैन गो हैड, बट प्लीज प्लीज बेशक आप 2 मिनट या 5 मिनट का ड्यूरेशन रख लें, बट डू दिस प्रैक्टिस रेगुलरली। हमारे हर काम के अंदर ना इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स की वजह से हमारे बच्चे भी इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स के ऊपर ही रेज हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, इंक्लूडिंग मी एज वेल। यकीन करें आप कि हमारे अंदर सबसे बड़ी खराबी यही है कि एक तो अगर एक बंदे का टाइम मैनेज होता है ना, कि एक स्केड्यूल बना हुआ है कि अच्छा मैंने ये चीज़ें जो डेली बेसिस की मैंडेटरी चीज़ें ये मैंने लाजमी इस टाइम पे बैठ के करनी है, दुनिया इधर से उधर हो रही है, सारे काम छोड़ के मैंने यहाँ बैठना है, तो वो बंदा लाजमी वो काम कर सकता है। लेकिन हम आप जैसे लोग जो रैंडम ही चल रहे हैं, अब मेरी क्लासेस होती हैं तो मिसाल के तौर पर या कोई भी है, हमारा एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बना हुआ, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमें 2 या 3 ऐसे काम हमारे होने चाहिए रिमाइंडर्स के लिए, जो मैंने मॉर्निंग रिमाइंडर्स कहा कि दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मच नीडेड थिंग विच वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा जो लैक है ना, वो इनकंसिस्टेंट है। हमने इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स की वजह से ना हमारे बच्चे जो हैं वो एक कहना चाहिए एक एम्बिगुइटी का शिकार हो गए हैं। समझ नहीं आता उनको कि कभी क्या, कभी मामा अच्छी होती हैं, कभी मामा ऐसी हो जाती हैं। यकीन करें कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही रेज हो रहे हैं। यानी मैं जैसी पेरेंट हूँ, अगर मैं अपने पैटर्न्स को ठीक नहीं करती तो मेरा बच्चा भी ऐसा ही पेरेंट बनेगा, गॉड फॉरबिड, यकीन करें। इन्हीं चीजों के ऊपर तो मैं काम करना चाहती हूँ कि हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, हम क्यों कंसिस्टेंट पैटर्न्स के ऊपर बात करने के लिए अपने माइंड को रेडी नहीं कर रहे। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब मिसाल के तौर पर मैं यूजुअली ये वाली जो आपने प्रैक्टिस बताई है, दैट्स गुड। जो मैं यूजुअली रिटर्न थेरेपी का कहती हूँ, तो वो मैं यही कहती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे सुबह के वक्त आपने जो रिमाइंडर्स हैं वो लिखने, अलार्मिंग रिमाइंडर्स के आपको कल गुस्सा आया था, उसका ट्रिगर क्या था, उसकी रूट कॉज क्या थी, वो ट्रिगर क्यों हुआ, उस ट्रिगर पे आप काम कैसे कर सकती हैं। अगर आप अभी मैं आगे उनको रूट कॉजेस को कैसे वो करना है रिलीज, उसके ऊपर भी बात करती हूँ। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, कि अगर मैं उसके बारे में नोट्स बनाती हूँ, लिखती हूँ, लिखने का फायदा पता है क्या होता है कि मैं लिख लेती हूँ ना एक चीज के मेरे ट्रिगर्स ये हैं, मुझे मेरे ट्रिगर्स का रूट कॉज ये है, कल अगर मुझे गुस्सा आया और मैंने इस तरह बिहेव किया, मैंने ये अल्फाज अपने बच्चे के साथ इस्तेमाल किए और रूट कॉज ये था, जब मैं रूट कॉज देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि रूट कॉज तो इतना बड़ा नहीं था, फिर ये लूप क्यों बना, और उस लूप को मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। यू कैन मेक अ माइंड मैप। लूप क्या था कि कौन सी एनर्जी का लूप जो है वो मेरे बच्चे में ट्रांसफर हुआ। लाइक फॉर इंस्टेंस बीइंग अ पेरेंट, मेरे थ्रू स्ट्रेस, ठीक है, मैं आई वाज स्ट्रेस और आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, मैं किसी बात पे परेशान थी या मैं कुछ सोच रही थी माइंडफुलनेस के बगैर, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ माइंडफुलनेस, पैसिव होकर कुछ सोच रही थी और परेशान थी, स्ट्रेसफुल थी, मेरी टोन बदल गई,
बच्चे ने थ्रेट फील किया, ठीक है, देन बच्चा स्टार्ट्स मिसबिहेविंग। ये लूप मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैं स्ट्रेस में थी, मेरे माइंड में ट्रिगर्स आए, मैंने कोई ऐसी बड़ी रीजन नहीं थी, छोटी सी बात पे मेरा टोन बदल गया, मेरे बच्चे ने थ्रेट फील किया उस टोन को बदलने पे, और देन ही स्टार्ट्स मिसबिहेविंग। देन बीइंग अ पेरेंट मेरा रिएक्शन वर्स्ट हो गया, एंड देन मोर स्ट्रेस इंक्रीज्ड। दिस इज द होल लूप। Now, law of attraction breaks this loop by changing my first energy point. मेरा फर्स्ट एनर्जी पॉइंट क्या था? मैं खुद, मेरा स्ट्रेस। इस लूप को समझना है और इस लूप के ऊपर काम करना है। हाउ टू चेंज इट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। उसके लिए एनर्जी जर्नलिंग करें। जर्नलिंग तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इन द मॉर्निंग टाइम जर्नलिंग करें। लिखना कितना ज़रूरी है ये आप उस वक्त जानेंगे, इसकी वर्थ आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप कांस्टेंट एक हफ्ते तक ये करके देखें, बीच में गैप दिए बगैर। बेशक 5 मिनट की जर्नलिंग करें, आप देखेंगी मिरेकल, मिरेकल फील करेंगे आप। लिखने में इतनी ताकत है। वो लिखा हुआ जब आपके नजरों से गुजर रहा होगा, यू वुड अमेज्ड कि ये मैं बातें करती हूँ अपने बच्चे से, इस टोन में बात करती हूँ। ये तो मेरे ट्रिगर इतने हाई, इतने पावरफुल हैं ही नहीं कि इन ट्रिगर्स के ऊपर मैं भड़क जाती हूँ, मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इनसाइड माय ब्रेन? दिस इज द वे आई नीड इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। बींग अ ह्यूमन बींग ही मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी इंसान के साथ रिश्ता कायम करूं। मैं बच्चे पैदा करके बैठ गई हूं। दिस इज द वे आई नीड टू पुश माई सेल्फ, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस ही तो हैं जो हमने एज अ टूल इस्तेमाल करनी है। अगर मुझे ये शौक है कि मैं अपना सोफा चमका दूं, मैं अपनी टेबल चमका दूं, मैं अपना फर्नीचर चमका दूं, मुझे ये सोच नहीं आ रही कि मैं अपना दिमाग और दिल चमका दूं, तो मुझ में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं है। गधे घोड़े भी जगह साफ करके बैठते हैं, इतना उनके अंदर भी अल्लाह ने शऊर रखा है। लेकिन अल्लाह ने मुझे अगर जानवर से मुख्तलिफ बनाया है, एक इंसान जी शऊर इंसान जिसको दिमाग दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, फिर मुझे ये क्यों नहीं बात समझ आ रही कि ये फर्नीचर डजंट मैटर। क्या चीज मैटर करती है? कब्र में मुझे क्या चीज लेकर जाएगी और मैंने क्या अपने साथ इस दुनिया से लेकर जाना है, उसके ऊपर क्यों मैं काम नहीं कर रही? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई एम आई नॉट करेक्टिंग माई सेल्फ? दिस इज द मेजर पॉइंट। दिस इज द, ये हमारे दिमाग का जो कीड़ा है ना, इसको निकाल के बाहर फेंकना है कि मैंने अपने दिल और दिमाग की सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके क्या टूल्स हैं, उसका उसको उसमें केमिकल क्या लगेगा, उसके लिए मैं कौन सा सफाई का कपड़ा लेकर आऊं, उसके लिए मैं कौन सी पॉलिश इस्तेमाल करूं, आई नीड टू नो अबाउट इट। कितनी डेली प्रैक्टिस मुझे करनी है, किस किस तरह की करनी है, कितनी अफर्मेशंस लिखनी है, कौन से रिमाइंडर्स हैं जो मुझे अलार्म करेंगे सुबह उठकर, मैं कौन सी फिक्रें लेकर अपनी सुबह का आगाज करूं। ये सोचें इससे पहले कि देर हो जाए। सुमेरा, ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। आप ये जो बात कर रही हैं कि मतलब हम चीजें साफ करने में इतना ज्यादा मतलब मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी कभी मुझे जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही होती हूँ, तो मैं आराम से कोई चीज लेके, मतलब ऐसे ही अपना कोई टारगेट बना के किताबें सेट करनी शुरू कर दी, किचन जाके साफ करना शुरू कर दिया, कोई अलमारी सेट करनी शुरू कर दी, मतलब डस्टिंग शुरू कर दी। मैं इस तरह का कोई काम शुरू कर लेती हूँ और उसमें सोचती रहती हूँ कि ये यूं हुआ यूं हुआ। मतलब लिखने की वही वाली बात है कि मैंने आपके कहने पे एक दफा लिखा था, मुझे उसको बहुत फायदा हुआ था, लेकिन वो लिखना जो होता है ना, वो मतलब दिमाग ऐसे कहते हैं कि जैसे ये टाइम वेस्टिंग है, उसकी बजाय मैं कोई मतलब कोई घर की कोई सफाई या कोई काम कर लेती हूँ, तो भी मैं स्ट्रेस आउट, वो जो मेरा स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है, मुझे सोचने का टाइम मिल जाता है। तो मुझे आपकी बात ये समझ में नहीं आई
या शायद मैं इसको दोनों चीजों को रिलेट कर रही हूँ, यानी सफाई करने से या कोई किचन साफ करने लग गए हैं, बर्तन धोने लग गए हैं, तो वो उतनी देर मैं सोचने का टाइम ले लेती हूँ, तो वो बेहतर हो जाता है मामला। मुझे तो ऐसे लगता है। आप मेरी बात नहीं समझी। देखिए, मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि हमें पता हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगियों में। मैंने ये नहीं कहा कि आप घर ना चमकाएं, आप घर की सफाई ना करें। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है। ये मैं फिलोसॉफिकली ये बात कनेक्ट करना चाह नहीं रही हूँ। नहीं, मैं ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि घर साफ करना जरूरी है, मैं ये कह रही हूँ घर साफ करने से वो मेरी थेरेपी हो जाती है जी जी, दिमाग नहीं, की। देखिए, घर तो साफ मैं करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, सफाई निस्फ ईमान है। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, अपने घर का ख्याल रखना ज़रूरी है। बट वो जो हम कहते हैं ना, हर हर दूसरे दिन घर चमकाने खड़े हो गए, सफाइयाँ करने खड़े हो गए, या हमने, आप देखिए ना, खवातीन घरों की सफाइयों में, फर्नीचर को चमकाने में, खाने पीने में कितना टाइम सर्व करती हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है, पूरा दिन 24 आवर्स में कितना टाइम हम निकालते हैं। ये देखें, सफाई नसीमान है, हमें सफाई का ख्याल रखना है। लेकिन ये बात रिलेट करके मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें अपनी चीज़ों की फ़िक्र है, हमें अपने दिल और दिमाग की फ़िक्र क्यों नहीं है। हम ठीक है, आप देखें, इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, अगर आपको यू यू फील बेटर कि आप क्लीनलीनेस कर रही हैं, तो दैट्स ग्रेट। हर इंसान की जो थेरेपी है वो डिफरेंट होती है। हर कोई इंसान पंचिंग करके रिलैक्स फील करता है, कोई इंसान मुंह में कपड़ा डाल के शाउट करके फील करता है अच्छा, कोई इंसान लिख कर फील करता है अच्छा, कोई इंसान ड्राइंग करके अच्छा फील करता है। ड्राइंग, स्केचिंग इज ऑल्सो अ गुड थेरेपी। सो इट्स अप टू यू कि आप किस चीज में कंफर्टेबल फील करती हैं, आप करें वो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? आई होप यू क्लियर। सुमेरा, मैं ना यहाँ पे मुझे जो समझ आई है ना साइमा बाजी की, वो ये आई है कि वो बात कर रही है कि जब वो एंजाइटी में होती है, तो ये मेरे साथ भी होता है। कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत हाइपर हो गई थी, मैं इतना हाइपर हो गई थी कि मैं ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। ठीक है। और मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं लिटरली अबाया पहन के, और मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं हाँ आप थोड़ा सा ड्राइव करके आए और ये सारा कुछ करके आए, और मैं निकलने लगी तो ऐसे मुझे किचन में नजर आया कि बर्तन पड़े और किचन बहुत गंदा था। मैंने कहा नहीं, किचन साफ करना है। तो वो मेरी जो नीस है, वो मुझे कहने लगी नहीं नहीं खाला, आप बाहर से पहले हुआ है, किचन मैं साफ कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही करूंगी, मेरा घर है। मतलब आई वाज हिस्टेरिक, और मैंने रोते हुए किचन की सफाई करना शुरू की। और वो थोड़ी थोड़ी बता के, मुझे बच्चे देख रहे हैं कि इज मामा ऑल राइट, इज खाला ऑल राइट। और आप यकीन करें कि जब मैंने इतना सारा किचन समेट लिया, आई वाज एज काम एज पॉसिबल। तो ये जो बाजी बात कह रही है, ये बात है कि जब आप उस स्टेट में हैं, तो आपको वो एकदम से वो बबल जो है वो ऐसा ऐसा बैठ जाता है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं लिखने वाली, वो मुझे ही समझ आई है कि वो आपके इमोशंस उस पॉइंट पर ही ना जाएं कि जहाँ पे आप इतना हाइपर हो जाए। उसके लिए ये लिखना और डेली आपकी जर्नलिंग और आपका वो मतलब आप अपने आप को एक गोल दे रही हैं, गोल सेटिंग कर रही हैं, आप अपनी मेडिटेशन कर रही हैं। मुझे लगता है वो जी ये बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट अस्मा, है। ये और दोनों अगर डिफरेंट वो चीजें हो हैं। जाए, जी, ये दोनों डिफरेंट जी, चीजें और हैं, अगर ये वो हो जाए इमोशनली। तो फिर आप, हाँ, हाँ, आप देखें कि आपको क्या चीज जो है वो सुकून ये देती है। इमोशनल और सफाई रेगुलेशन की वाकई बात है ना। बहुत जी जी। मेरी भी थेरेपी होती है ये सफाई जो, से, इसमें कोई हाँ, शक नहीं नहीं है। नहीं, देखिए, ये जो लिखने वाली बात है ना, इसमें देखिए, आप लिखेंगी। अब मिसाल के तौर पर आप अपना बता रही हैं, तो अब अगले दिन अगर आपको जर्नलिंग की आदत हो गई है, तो आप अगले दिन मॉर्निंग में ये बात लिखेंगी कि कल मुझे इस बात पे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा था, सोचेंगी कि अच्छा मुझे गुस्सा आया क्यों, कैसे इलेजन हुई, मेरी बॉडी में चेंजेस क्या आए, मैं हिस्टेरिक हुई, या मुझे स्वेटिंग हो रही थी, या मैं रेड हो गई थी, या मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो गई थी, और मेरा टोन कितना हाई था। उन सब चीज़ों को आप लिखेंगी और एनालाइज करेंगी। क्योंकि देखिए, जब ये जो लिखना है ना, ये आपको फिगर आउट करवाएगा कि कल अगर आप इस तरह से हाइपर एक्टिव हुई हुई थी और हिस्टेरिक हुई हुई थी, और आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, और आपका इलेजन आपकी बॉडी में आपके माइंड को इस तरह से लेकर जा रहा था, उस सिचुएशन को स्टार्ट कैसे, किस लूप ने किया, उस लूप के फर्स्ट पॉइंट पे आप जाएंगी। ठीक है? जब हम लिख इस पॉइंट से हम सोच कर लिखेंगे ना, तो वो जो फर्स्ट पॉइंट पे आप जब जाएंगी और आप देखेंगे कि ये वाली चीज ने मुझे ट्रिगर किया, फिर वो लूप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ। ठीक है? उसमें आपने कोशिश की कि आपके हिस्टेरिक पोजीशन से, इमोशन से कोई हार्मफुल ना, मतलब आप हार्म ना पहुंचे किसी को,
यू वांटेड टू गो आउटसाइड बट इमीडिएटली यू थॉट के उसको क्लीन कर लेना चाहिए, तो आपने फील किया कि दैट दैट वाज द काइंड ऑफ थेरेपी, और आपका सारा जो गुस्सा है वो रिलीज हो गया। ठीक है, अब आपने जब ये लूप पूरा लिख लिया ना, उसके बाद आप फिगर आउट करेंगी कि अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे जाकर सोचती हूँ कि इसके ऊपर अब मैंने कैसे काम करना है। क्योंकि देखिए, आपका हमने अपने बच्चों को अपनी इमोशनल रेगुलेशन का बताना है कि कैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्किंग करके अपने आप को काम डाउन करती जा रही हूँ। समझ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये इमोशनल रेगुलेशन, साइमा ने भी ये कहा, आप भी ये कह रही हैं, इमोशनल रेगुलेशन के लिए वट एवर आई एम फीलिंग दैट आई कैन मेक माई सेल्फ रिलैक्स, I can regulate my emotion. In that way, you can do it. In the same way जो साइमा ने किया या आपने किया, that's great. कि मैं किस चीज में ये फील करती हूँ कि मेरा गुस्सा रिलीज हो जाता है, तो मैं वही थेरेपी को प्रेफर करूंगी कि मैं वो काम कर लूँ। लेकिन मैं उस फर्स्ट पॉइंट पे जाकर मैं जो लिखूंगी ना, जर्नलिंग बनाऊंगी, उसको उसके वो जर्नलिंग इसलिए होगी कि वो जो फर्स्ट पॉइंट था मेरा ट्रिगर का, उस पे मैंने काम कैसे करना है ताकि मैं एकदम से इलेट होकर हिस्टेरिक ना हो जाऊं। क्योंकि मैंने अपने बच्चे को इस सिचुएशन में जाने से बचाना है। कल को मेरा बच्चा अगर पेरेंट बनता है तो उसकी भी यही पोजीशन होगी, वो कहेगा हिस्टेरिक होना इज नॉर्मल। समझ रही है बात? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कैसे उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे इमोशनल, समझ आ गई है, हाँ समझ इमोशन, आ गई है, जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फी, इमोशंस को रेगुलेट करना इज अप टू यू कि आप किस चीज में रिलैक्सेशन फील कर रही हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये जो मैंने आपने जो बात मुझे रेफर की ना कि मैंने दिल और दिमाग की सफाई को इससे कनेक्ट किया है, वो मैंने बार बार मैं आपके दिमाग को स्पार्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हमारे नज़दीक हमारे दिल और दिमाग की इतनी इम्पोर्टेंस है कि हम उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं सफाई के लिए, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे घर और हमारा आसपास का माहौल या हमारा फर्नीचर है। डेफिनेटली हमने अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा रखना है, लेकिन मेरी जात, मेरी इनर वर्ल्ड, उसकी सफाई कितनी जरूरी है ये आप और मैं हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वो साफ नहीं होगा, दिल साफ नहीं होगा, दिमाग साफ नहीं होगा, उसकी ट्यूनिंग नहीं हुई भी होगी, तो आप सोच लें कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, मैं जर्नलिंग के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने एनर्जी की जर्नलिंग कैसे करनी है, टू आइडेंटिफाई माय इमोशनल ट्रिगर्स एंड रेज सेल्फ अवेयरनेस, हाउ टू डू इट। तो आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। आपकी मर्जी है, इधर यू कैन रिप्लाई मी बैक हेयर, और आप ये लिख लें और आप अपने आप से ये सवाल करें, बेशक आप मुझे ना बताएं। सो यू विल बेटर नो अबाउट योर सेल्फ and you have the self awareness about those things. First thing is that what drained my energy today? ये क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे अपने आप से पूछें, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लास्ट डे का पूछें, या फिर रात को बिफोर स्लीप आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, द होल डे व्हाट यू हैव डन, व्हाट ड्रेन्ड माय एनर्जी टुडे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट लिफ्टेड माय एनर्जी टुडे, व्हाट पैटर्न डू आई वांट टू चेंज इन माय सेल्फ फॉर माय चाइल्ड। ये 3 क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर, जी, थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर दें। व्हाट पैटर्न डू आई वांट टू चेंज इन माई सेल्फ फॉर माई चाइल्ड। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी दे देती हूँ। इफ यू वांट टू शेयर द आंसर्स फ्रॉम योर साइड सो यू कैन गो अहेड, अदरवाइज इट्स अप टू यू। यू हैड द अरेबिक क्लास। ये अभी अभी इसके आंसर्स करें? नहीं नहीं, आपकी मर्जी है, आप अपने पास लिखें। अच्छा सुमेरा, इसकी रिकॉर्डिंग भेजेगी इस सेशन की? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, होपफुली, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने एक अभी सेशन, ये जी जी बोले। अभी रहता कितना है? थोड़ा सा ये बस मैं मैंने कहा अभी ये रहता कितना हाँ, है? मैं रिफ्लेक्शंस बता दूं कि आपकी जो सॉल्यूशंस हैं, आपको क्या करना चाहिए डेली बेसिस पे, देन वी विल रैप अप। ओके।
अब और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा थर्सडे को होगा, ठीक है इंशाल्लाह। मैं बस नहीं, जल्दी वो से तो इसको थर्सडे को होगा। अभी अभी एक्चुअली ना यहाँ पे फजर अब मेरी निकल रही है, तो मुझे आई हैव टू लीव। श्योर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ये मैं अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और टास्क के बारे में बता रही हूँ कि हमने डेली बेसिस पे किन प्रैक्टिसेस को टूल्स को यूज करना है, ठीक है। चले ठीक है, मैं इसको ज्वाइन ही करती हूँ, मैं नमाज पढ़ के देख लेती हूँ, अगर आप होंगी तो मैं सुन लूंगी बाकी श्योर का। श्योर, नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाह फीक। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इन 3 क्वेश्चंस की। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, व्हाट ड्रेन्ड माय एनर्जी टुडे। सो यू कैन राइट, फॉर इंस्टेंस एक मदर कहती है कि आई शाउटेड एट माय सन व्हेन ही स्पिल्ड जूस, आई वाज ऑलरेडी टायर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर माँ मदर जो है वो ये लिखती है कि मैंने शाउट किया अपने बच्चे पे जब उसने जूस गिरा दिया फर्श पर, और मैं पहले ही थकी हुई थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट लिफ्टेड माय एनर्जी टुडे, यानी जब मुझे गुस्सा आया तो मुझे किस चीज ने ड्रेन किया, उसने ये मेंशन किया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसने इमीडिएटली दिया कि वी लाफ, किस चीज ने उसको लिफ्ट किया, वी लाफ व्हाइल वाचिंग अ कार्टून लेटर। बाद में जब हमने कार्टून देखी तो हम लोग मुस्कुराए या हंसे, हमने फन किया, ठीक है। व्हाट पैटर्न डू आई वांट टू चेंज इन माई सेल्फ और माई चाइल्ड, के आई वांट टू रिस्पॉन्ड विदाउट शाउटिंग। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर एक माँ दे रही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए, अपनी सिचुएशन को माइंड में रखते हुए लिखें और रियलाइज करें, उसको एनालाइज करें चीजों को, ठीक है। उसके अलावा आप ये सोचें कि वेयर डिड दिस रिएक्शन कम फ्रॉम। चाइल्डहुड मेमोरी है, कोई स्ट्रेस है, कोई गिल्ट है, या कोई रीसेंट सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, टेंस हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अपने आप से डेली बेसिस पे एज अ थेराप्यूटिक रिफ्लेक्शन पूछना है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर एक छोटी एक हेडिंग डालें, दिस इज द काइंड ऑफ थेराप्यूटिक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, कि आप ये डेली अपने आप से पूछेंगी कि अगर आज मैं आउटबर्स्ट हुई थी, वेयर डिड दिस रिएक्शन कम फ्रॉम। चाइल्डहुड मेमोरी है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, या कोई रीसेंट सिनेरियो है जिसने मुझे इतना स्ट्रेस आउट कर दिया। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करते हुए इमोशनल हीलिंग की तरफ आपको लेके जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कामनेस एंकरिंग होती है जो हम बच्चों के साथ ट्रीट कर सकते हैं, लाइक आस्क देम टू रिकॉल अ मोमेंट ऑफ डीप पीस और जॉय। पहले आप अपने आप पे काम करेंगे इन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछकर, कि टू रिकॉल अ मोमेंट ऑफ डीप पीस और जॉय। और फिर उसके बाद आप आंखें बंद करके अपने आप को उसमें फील करें। ये वाली थेरेपी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। कि हमने मिसाल के तौर पर किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है कोई, और वो सिचुएशन, वो मेमोरी इतनी बैड मेमोरी है कि वो जहन से निकलती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो मैं थेरेपी आपको करवाऊंगी उसमें उस सिचुएशन में आप जाएंगे जो बैड मेमोरी आपके दिमाग में है और वो जो ट्रिगर्स देती है। उस सिचुएशन में जाने के बाद आप उसको रीलिव करेंगे कि जो आप चाहते थे कि उस सिचुएशन को वैसा होना चाहिए, जो चीज़ आपको खुशी देगी, आप उसको उस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, इमेजिन करेंगे, और रियलाइज करके उस फीलिंग को फील करेंगे, उस हैप्पीनेस को फील करेंगे जो आप चाहते थे कि वो हो। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे, ठीक है। आपने इस वक्त अपने ऊपर बैठकर सोचना है कि क्या मैं ये सोचती हूँ, मैं तो सारी कोशिशें कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और ये क्यों नहीं हो पा रहा। मैं तो हर वक्त ये सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है लेकिन मैं कर नहीं पाती। आप देखिए मेरे बोलने का टोन ही कितना, क्या क्या इफेक्ट दे रहा है बताएं। नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपको इस मेरे इस वे ऑफ टॉकिंग से? आपको ये साउंड आ रहा है कि मैं कितनी अनग्रेटफुल पर्सन हूँ, कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ? विच काइंड ऑफ एनर्जी यू आर गेटिंग, कैन यू प्लीज शेयर? लाइक जिस तरह मैंने कहा, मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वैसे तो। वो चाहती हूँ। हु इज इब्राहिम बिलाल? अच्छा, ये जो बातें करनी है, होपलेस आई थिंक।
जी जी एग्जैक्टली अभी जो मैंने बातें की हैं। इब्राहिम बिलाल कौन है? होपलेस, डीमोटिवेटेड, हाँ होपलेसनेस है वो बड़ा, मैं खुद ड्रेन फील करना लग गई हूँ आपकी बात सुन के। एग्जैक्टली दिस इज द वे, दिस इज द वे। आपकी बॉडी एनर्जी आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को ये बता रही है हाउ अनग्रेटफुल पर्सन यू आर। तो आप सोचें कि आप किस टोन में अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है, या अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। मिरर टॉक डेली करें, बेशक 2 मिनट से स्टार्ट करें, बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को अगर एक इंसान फेस ना कर सके वो किसी को फेस नहीं कर सकता। तो मिरर टॉक एक्टिविटी जरूर करें। मॉर्निंग टाइम में खड़े होकर आईने के सामने अपनी आई कांटेक्ट मेंटेन करके अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से बात करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे एक इंसान बनाया जीता जागता, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरी आंखें भी सलामत हैं, मेरी बॉडी का हर पार्ट सलामत है, तो फिर मैं किस तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ, क्या अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मैं चल रही हूँ, कितना चल रही हूँ, ये मुझे जानने के लिए लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरी बोलने की एनर्जी क्या है, मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैं मुंह से हम कहते हैं ना, आप देखें कितने लोगों के मुंह से मैं सुनती हूँ, जी आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप देखें, क्या आपको फील हुआ मेरे भी मेरी टोन में शुक्र? नहीं। आप कह रही हैं मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपकी बॉडी ऑरा क्या डिस्प्ले कर रही है, क्या प्रेजेंट कर रही है, दैट यू आर अनग्रेटफुल। व्हाई आर यू सेइंग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह? दिस इज द वे, दिस इज द वे। अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारे लफ्जों की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को अच्छा लगता है जब हम मुंह से उससे दुआ करते हैं, उसके नामों से उसको पुकारते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं। मैं कंधे झुकाकर और बिल्कुल अपनी उदास टोन में कह रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मेरी मेरी टोन, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा ऑरा चलती फिरती नेगेटिव एनर्जी है, जो सामने वाले को इजीली फिगर आउट करने में आसानी हो रही है कि ये तो मुंह से तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है, लेकिन चलता फिरता नाशुक्री का सिंबल है। तो इस चीज के ऊपर काम करें कि क्या मैं वाकई में डेस्परेट हूँ कि मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, उनको अल्लाह के रास्ते में रेस करना है, उनको अल्लाह का फौजी बनाना है, उनको गॉड कॉन्शियस बनाना है, तन्हाई का मोमिन बनाना है। तो मैं अपनी बात करने के तरीके पे तो काम करूं। मैं बात करती कैसे हूँ कि मेरे बोलने में ही नेगेटिव एनर्जी मेरे बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। मैं कितनी डेस्परेट हूँ, कितनी पैशनेट हूँ। अगर मैं बीमार भी हुई हूं, देखिए एक बात हमेशा याद रखनी है हमने, अगर मैं तकलीफ में हूं तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि आपको पता है अल्लाह सुब्हाना ताला की जिस पर करम नवाजी होती है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला जिससे प्यार करते हैं, तकलीफ भी उसी को देते हैं, आजमाते भी उसी को हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि वो बंदा बार बार मेरा नाम ले, बार बार मुझसे मांगे, मुझसे दुआ करे, मुझसे अपनी बातें डिस्कस करे, मेरे लिए रोए, मेरे सामने रोए। वो चाहते हैं। आपकी अल्लाह के सामने एक इमेज है, तो वो तकलीफ, वो मैंने अभी एक बात की थी ना, तकलीफ को बर्दाश्त करने में और सब्र करने में बहुत फर्क होता है। अगर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो वो पाकिस्तानी सब्र है कि हाँ सब्र करने वाला जो है ना वो अल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला वो कहते हैं ना कि जुल्म के खिलाफ भी सब्र करो, सब्र करो। वो सब्र नहीं है, वो सब्र नहीं है, वो जुल्म का साथ देना है। अगर आपके सामने कोई गलत चीज हो रही है, आपके बच्चे गलत माहौल में पल रहे हैं, आप गलत का साथ दे रही हैं खामोश रहकर, तो वो सब्र नहीं है और वो बर्दाश्त भी नहीं है, वो जुल्म का साथ देना है। जुल्म पे खामोश रहने वाला भी जालिम का साथ देने वाला होता है, जुल्म को बढ़ावा देने वाला होता है। तो इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दें कि आप खामोश रहकर सब्र कर रही है। नहीं, ये सब्र नहीं है। अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह की हदों के खिलाफ कोई काम हो रहा है और आप चुप हैं, वो सब्र नहीं है।
वो आपकी तरफ से भी ज्यादती है कि आप जालिम का साथ दे रही हैं। और अगर आप सब्र कर रही हैं, इसका मतलब तकलीफ में आप दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इससे बड़ी आजमाइश में नहीं डाला तूने मुझे, इसमें तेरी बेहतरीन हिकमत होगी, बेहतरीन प्लानिंग होगी, क्योंकि तू 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, तो तू मुझे क्यों तकलीफ देगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि 1 साल तक अगर तुम पर कोई तकलीफ नहीं आई, तुम पर कोई आजमाइश नहीं आई ना, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को बैठकर रीथिंक करना पड़ेगा कि तुमसे कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं हो गई कि अल्लाह भूल गया है तुम्हें। अल्लाह ताला जिसको याद रखते हैं उसको आजमाते हैं, उस पर आजमाइशें डालते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अपनी जिंदगी में आने वाली तकलीफों को, आजमाइशों को पॉजिटिव लेना सीखें, उनमें से खैर निकालने की कोशिश करें। ये ना सोचना शुरू कर दे, हाँ मुझसे गलती हुई थी, आज मुझसे फजर छूट गई ना, अल्लाह ने मुझे सजा दी है, मैं डिजर्व ही ये करती हूँ। हम ये बातें करते हैं, अल्लाह क्यों रिवेंज लेगा, अल्लाह तो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। हम कहते हैं नहीं मैं अल्लाह का नाफरमान बंदा हूं ना, देखो मुझे ये सजाएं मिल रही हैं, ये मेरे साथ ये हो रहा है, मैं हुई इस काबिल, होना मेरे साथ यही चाहिए। नहीं, दिस इज नेगेटिव टॉक। अल्लाह सुब्हाना ताला से तौबा करें कि मुझसे आज फजर छूट गई या अल्लाह, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये आजमाइश मेरे ऊपर आई है तो तेरी बेहतरीन हिकमत अमली है इसके पीछे। आपको पता है, जैसे धोबी घाट में एक कपड़े को जोर जोर से मारा जाता है सफेदी लाने के लिए, या ब्लीच डाला जाता है, इंसान के दिल की सफाई करने के लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला उसे आजमाने के लिए उसके ऊपर तकलीफें डालते हैं, आजमाइशें डालते हैं, ताकि हम जो वाहन में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं, दुनिया की तरफ हमारा झुकाव बढ़ना शुरू हो जाता है, वो वापस अल्लाह की तरफ हमें खींच ले, वो तकलीफ हमें अल्लाह की तरफ सोचने पे मजबूर कर दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला अपने जिन बंदों से बहुत प्यार करते हैं ना, उनको आजमाइशों के जरिए अपने करीब करना चाहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आजमाइशों और तकलीफों से घबराएं नहीं। हमारे बच्चे हमारे आसपास हमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये तकलीफ और आजमाइश जो है ये अगर हम पर आई है, और फिर भी मामा अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हैं, सजदे में जाकर रो रो कर अल्लाह से बात कर रही हैं, अल्लाह से शिकायत करें अपनी। बच्चों को बच्चों के सामने हमने एग्जाम्पल प्लेस करनी है कि तकलीफ और आजमाइश से घबराना नहीं है। मोमिन नहीं घबराता, ना मायूस होता है। हाँ, एक कामयाबी हासिल करने के लिए 99 टाइम्स नाकामी को फेस करना मोमिन को आना चाहिए, और उसके लिए आप हैं एग्जाम्पल अपने बच्चे को ये दिखाने के लिए हाउ रिजिलियंट ही वुड बी इन हिज पेरेंटिंग और इन हिज फ्यूचर। दिस इज द वे यू कैन मेक योर चाइल्ड रिजिलियंट। इस तरह हम अपने बच्चों में रिजिलियंस डेवलप कर सकते हैं कि आपने हर आजमाइश को पॉजिटिव लेना है, उसमें से खैर निकालने की कोशिश करनी है। और आप यकीन जाने, वाकई में कुछ अरसा गुजरने के बाद हमें वाकई पता चलता है कि इसमें तो खैर थी, अगर ये काम ना हुआ होता तो मैं तो आज इस मुसीबत में फंसी हुई होती। यकीन जाने, अल्लाह हमारी बेहतरी चाहता है, बुराई नहीं चाहता। अल्लाह ने हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवा नहीं करना, ये जहन में रखें। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, और हम कितनी मोहब्बत करते हैं ये आप और मैं जानते हैं, हमारी क्या औकात है। इसको हम यही वाइंड अप करते हैं। जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको जरूर कंसीडर करें, डेली बेसिस पे अफर्मेशंस भी लिख लें। मिरर वर्क, जो मैंने मिरर टॉक कही है, मिरर टॉक भी करें। और मिरर वर्क मीन्स कि जो आप करेंगे आपका बच्चा करेगा, जो आप कहेंगे आपका बच्चा कहेगा। आप अपने बच्चों को ना कहें, आप सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे आउट लाउड वॉइस में, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि आज मुझे नई जिंदगी दी। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हम मर जाते हैं, हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है। जब सुबह उठकर मैं ऐसी एफर्मेशंस कहूंगी, मिरर में देखकर कहें आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई चूज काम टुडे, माय चाइल्ड फील सेफ विद मी। अपने आप से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करें। अपने बच्चे के सामने जो है वो आउट लाउड वॉइस में अफर्मेशंस दें
या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे ये हाथ अता किए जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए अभी नाश्ता बनाऊंगी। या अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने मुझे ये ज़बान दी जिससे मैं अपने बच्चों को आई लव यू कहूँगी, हग करूँगी, प्यार करूँगी। डेली बेसिस पे सुबह में 5 ऐसी नेमतों का शुक्र अदा करना सीखें, करने की प्रैक्टिस करें। अगर नहीं लिख रहे, अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि ये ऐसे रीवायरिंग होगी आपके ब्रेन की कि आपकी सोच है। ये जो हम बोलते हैं ना, द वे वी टॉक, द वे वी थिंक, ये हमारा ब्रेन, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। अब इट्स अप टू यू, ईदर इट वुड बी द नेगेटिव और पॉजिटिव। जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अभी इसमें काफी सारी चीजें हैं जो रह गई हैं, लेकिन सेशन बहुत बड़ा हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सुमेरा, मैंने यही कहना वालेकुम था कि अस्सलाम। आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा अगले सेशन से पहले। कोशिश पूरी होगी साइमा, लेकिन अगर नहीं हो सका तो फिर आगे चली जाएंगी। चले ठीक है, चले कोशिश कोई पूरी है। बात असल नहीं, में कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ट्राई, हाँ आजकल इंटरनेट इशू है बीच में बहुत ज्यादा ना, 10-15 तो मिनट, इस वजह से। ठीक है ठीक है, इट्स ओके अगर मिल जाएगी तो ठीक है। मेरी 10-15 मिनट की मिस हुई है और मेरे पास पेन नहीं था, मैं नोट्स नहीं बना सकी। ये 2 मसले हुए हैं मेरे साथ चले, नहीं क्योंकि कोई। मैंने अलार्म लगाया हुआ था, जी, मैं उठी इसके साथ हूँ। आप लोग आपस में एक सेशन कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, व्हाट्सएप कॉल पर। देखें, वर्कशॉप इसलिए रखी जाती है कि हम कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आई होप रेस्ट ऑफ अदर्स बिल्कुल, मेड द नोट्स। हाँ जी इंशाल्लाह सुमेरा, आई होप नोट्स भी बनाए हैं साथ। जी, तो मैं इंशाल्लाह इनके साथ कर लेती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चले ठीक है, बारकल्लाह बहुत फीक, शुक्रिया। बारकल्लाह फीक। इज देयर एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है या हम इसको रैप अप कर दें? ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानी का मामला करे, और हमने जो आज यहाँ पर सीखा है उसको हम सब के लिए खैर बनाए। हमारे बच्चों को हमारे शर से महफूज रखे, हमें खुद अपने शर से बचाए, हमारे खुद के शर से हमें महफूज रखे, और हमारे बच्चों के को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और हमें हमें इतनी समझ बूझ, अकल, हिदायत और हिम्मत और ताकत और इस्तकामत दे कि हम अपने बच्चों के अच्छे ब्रॉटअप के लिए अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हाना ताला का फ़ौजी बनाने के लिए, अच्छा मोमिन बनाने के लिए जो कोशिशें करने की, स्ट्रगल इनपुट कर रहे हैं, एनर्जीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें इस्तकामत अता फरमाए और आसानी का मामला करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।